नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में हमने वृद्धजनों से संबंधित मुद्दे एवं लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों को बहुत ही अच्छे से पढ़ा एवं समझा था। इस लेक्चर में हम महिलाओं से संबंधित मुद्दे एवं लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों को पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं लेक्चर को। हमारी भारतीय संस्कृति में महिलाओं को दादी के रूप में, नानी के रूप में, माँ के रूप में, बहन के रूप में बड़ा ही पूजनीय एवं सम्मानीय स्थान प्राप्त है। इसके साथ ही उनको सम्मान भी दिया जाता है। वर्तमान समय में सरकार, एनजीओ एवं सभी व्यक्ति, सभी नागरिक महिलाओं के उत्थान के लिए प्रयासरत हैं। परिणाम ये है कि वर्तमान समय में महिलाएं पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, राइट। और हर क्षेत्र में उनको समान स्थान दिया जा रहा है, जिसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। परंतु अभी भी हमारे देश में महिलाओं का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जिनको अपने दैनिक जीवन की कई समस्याओं को भी दैनिक जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, राइट। उनकी पोषण संबंधी शिक्षा, चिकित्सा, भेदभाव, उनके साथ में दुर्व्यवहार, अत्याचार, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से उनको आघात पहुंचाया जाता है आदि कई समस्याएं भी उनको झेलनी पड़ रही है। संक्षिप्त में ये कहें तो वर्तमान समय में नारी सशक्तिकरण बढ़ तो रहा है, लेकिन जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, या हम ये कहें कि गिने चुने महिलाओं को ही समान अवसर मिल रहे हैं और गिनी चुनी या गिनती की महिलाएं ही आगे बढ़ रही हैं। वहीं अधिकांश वर्ग, या हम ये कहें कि 95% से अधिक जो महिलाएं हैं वो आज भी हमारे देश में अभावग्रस्त हैं। चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, या सामाजिक समरसता की बात हो, राइट। इस लेक्चर में हम महिलाओं की समस्याओं को एवं उनके लिए जो कार्यक्रम संचालित हैं उनको हम भली भांति से समझेंगे। इसके साथ ही अगर हम विचार करें तो महिलाएं हमारे देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसीलिए आप समझिए, अगर हमारी देश की आधी आबादी ही किसी भी वजह से परेशान है, राइट, प्रताड़ित है या दुखी है, तो उससे हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाता है। देश के आर्थिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए या सर्वांगीण विकास के लिए हर एक व्यक्ति के योगदान अपेक्षित है, और उसमें अगर आधी आबादी का योगदान ना के बराबर होगा तो देश में प्रगति नहीं होगी। तो हमारे देश में हम अगर देखें तो आधी महिलाओं की आबादी है, और इसके साथ ही प्राचीन काल से लेकर आज तक महिलाओं के साथ में कई समस्याएं रही हैं, राइट। समस्याओं के स्वरूप में परिवर्तन आया है। प्राचीन काल में भी महिलाओं की कई चुनौतियां थी, उनसे संबंधित कई मुद्दे थे, समस्याएं थी, और आज भी है। बस अंतर केवल इतना है कि उन मुद्दों में परिवर्तन आ गया है या उन चुनौतियों का रूप बदल गया है, जिसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि महिलाओं के पारंपरिक या चिरकालिक, जो कि प्राचीन काल से ही चले आ रहे हैं, वो मुद्दों को हम यहाँ पर समझेंगे। तो महिलाओं की पारंपरिक या चिरकालिक मुद्दे या चिरकालिक समस्याएं, जिनको आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और समझते भी हैं, जैसे सती प्रथा हो जाएगा। किसी भी स्त्री का यदि पति की मृत्यु हो जाए तो उसको साथ में दाह संस्कार में जो है सती प्रथा की रस्म थी, तो सती प्रथा हो जाएगी, पर्दा प्रथा हो जाएगी, फिर विधवा शोषण हो जाएगा, फिर देवदासी प्रथा हो जाएगी। फिर प्राचीन काल से लेकर आज तक हमारे देश के कई क्षेत्रों में, कई समुदायों में महिला शिक्षा पर उतना अधिक ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहीं बड़े पैमाने पर जो है विधवा पुनर्विवाह निषेध था, राइट। एवं विधवा पुनर्विवाह की जगह पर क्या थी, सती प्रथा जो थी वो प्रचलित थी। जो सती कर लेती थी उसको बड़ी सम्माननीय भाव से देखा जाता था, और विधवा पुनर्विवाह को उतनी ज़्यादा प्राथमिकता नहीं दी जाती थी।
हालांकि सामाजिक प्रयासों से फिर ये दूर हुआ, तो ये भी एक चुनौती है, विधवा पुनर्विवाह निषेध। फिर कन्या भ्रूण हत्या हो जाएगी, पुत्रियों को पिछले जन्म का पाप माना जाता है, राइट। फिर उनकी शादी में दहेज देना पड़ेगा। ऐसी कई समस्याएं हैं जिसकी वजह से भ्रूण हत्या हो जाती थी। फिर बहुविवाह प्रथा हो जाएगी और अंत में बाल विवाह प्रथा हो जाएगी। अर्थात जब बच्चियों को शिक्षा या एजुकेशन लेना चाहिए, उनको अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, तब उनका विवाह कर दिया जाता था। तो ये महिलाओं से संबंधित क्या है, चिरकालिक मुद्दे हैं, जिनमें से अगर हम देखें तो लगभग सभी मुद्दे समाप्ति की कगार पर है, या हम इन मुद्दों को हल करने में बहुत ही अच्छा कर चुके हैं। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हमने महिलाओं के उत्थान में ये सभी बहुत अच्छे से कार्य किए। लेकिन अब जंग का मैदान बदल गया है। वर्तमान समय में महिलाओं के साथ में जो अत्याचार हो रहा है या महिलाओं के जो मुद्दे हैं वो मुद्दे बदल गए हैं, और वो मुद्दे किसी एक क्षेत्र के नहीं हैं, उनके लिए भी हमको कई क्षेत्रों में देखना पड़ेगा। तो महिलाओं के वर्तमान समसामयिक या जो नवीन मुद्दे हैं उनको हम शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में एवं अन्य क्षेत्रों में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो एक एक करके हम यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहला हो जाएगा महिलाओं के शिक्षा संबंधी मुद्दे, राइट, और जिनको हमने बालिका शिक्षा में भी बहुत अच्छे से बताया था। तो महिलाओं के जो शिक्षा संबंधी मुद्दे हैं उनमें सबसे पहली चीज़ तो महिला शिक्षा पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है और उनको शिक्षा से वंचित रखा जाता है। दूसरा, जो बालिकाएं विद्यालय जाती हैं उनके साथ में भेदभाव किया जाता है, वो सहज महसूस नहीं करती हैं या अपना 100% देकर पढ़ाई नहीं कर पाती हैं। फिर जिन बालिकाओं को गवर्नमेंट विद्यालयों में इस शिक्षा दी जा रही है वो शिक्षा का स्तर भी क्या है, काफ़ी कम है या कम क्या है, साक्षरता दर है। वहीं रूढ़िवादी सोच है कि बेटी का तो विवाह हो जाना है, उसको दूसरे घर जाना है, चूल्हा जो है रोटी ही बनाना है, खाना ही बनाना है, इत्यादि जो रूढ़िवादी सोच है उसकी वजह से भी प्रभाव नहीं मिलता है। फिर समान शिक्षा की गुणवत्ताएं नहीं है। इसके साथ ही जो शिक्षा से संबंधित और भी कई महत्वपूर्ण है, शौचालय की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, राइट, छेड़छाड़ अधिक होती है जिसकी वजह से भी बालिकाओं को ड्रॉप आउट जो है ज़्यादा होता है। इसके साथ ही विद्यालय का जो है उतना अच्छा वातावरण भी नहीं होता जिससे कि वो सहज महसूस कर पाए, राइट, इत्यादि जो है वो शिक्षा संबंधी क्या है, मुद्दे हैं एवं समस्याएं। अब हम पढ़ेंगे सबसे बड़ा जो कि 11 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है, वो है सामाजिक मुद्दे। तो महिलाओं के जो सामाजिक मुद्दे हैं वो चिरकाल से चले आ रहे हैं और वर्तमान समय में भी जो प्रचलित है। तो महिलाओं के सामाजिक मुद्दे निम्नलिखित हैं और ये प्रश्न 11 नंबर में पूछा जाए तो अगर आपको पॉइंट पता है तो हम आसानी से उसका विवरण दे सकते हैं। सबसे पहला हो जाएगा घरेलू हिंसा। अब समझते हैं यहाँ पर घरेलू हिंसा क्यों हुई। चूंकि पिछले सरकार ने नियम बना दिए कि कोई भी व्यक्ति दहेज नहीं ले पाएगा, राइट, कोई भी व्यक्ति दहेज नहीं मांगेगा, राइट। इस वजह से, कानून की वजह से लोगों ने दहेज मांगना तो बंद कर दिया, लेकिन महिलाओं को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, ताने मारना शुरू कर दिया, राइट। इस वजह से घरेलू हिंसा प्रारंभ हुई। तो कुल मिलाकर जब घर वालों को दहेज नहीं मिलता था, ये एक कारण है, दहेज ना मिलना या फिर दहेज मिलने के बाद में भी जो पुरुष अपना वर्चस्व दिखाने के लिए और अन्य कारणों की वजह से महिलाओं को जो है दुर्व्यवहार करना, गाली गलौज करना, मारना कूटना, उनके साथ में हिंसा करना, ये सब जो है वो वर्तमान समय की क्या है, प्रचलित जो है वो सबसे चुनौती है और समस्या है। दूसरा क्या हो जाएगी, दहेज प्रथा। और दहेज प्रथा इतनी अधिक है कि हमारे देश में कई जगह पर कन्या भ्रूण हत्या में बहुत अधिक क्या हुई है, वृद्धि हुई है, राइट। भिंड मुरैना साइड में अगर हम देखें और देश के कई ऐसे ज़िले हैं जहां पर बच्ची के विवाह में अच्छा खासा दहेज दिया जाता है। इसीलिए जब फीमेल चाइल्ड होता है तो एबॉर्शन कर लिया जाता है और मेल चाइल्ड को प्रेफर किया जाता है।
ठीक है, तो दहेज प्रथा हो जाएगी, कन्या भ्रूण हत्या हो जाएगी, फिर चयनित क्या हो जाएगा, गर्भपात हो जाएगा। जैसे ही पता चला कि फीमेल चाइल्ड है तो एबॉर्शन या गर्भपात करा लिए। फिर ऑनर किलिंग हो जाएगी, जो कि वर्तमान में बहुत ही अधिक प्रचलित है। एक तरफ हम कहते हैं कि हमारी सोसाइटी प्रगतिशील है, हमारा समाज प्रगतिशील है, जो कि प्रेम विवाह हो जाएगा या लिव इन जैसे कंसेप्ट को जो है वो स्वीकार करता है, बल्कि हमारी जो सोसाइटी है, हम कह सकते हैं कि हमारे समाज में कुछ लोग इनको प्राथमिकता देते हैं या उनको मानते हैं। वहीं अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी स्थिति वही है कि जब कोई बालिका या कोई महिला किसी अन्य पुरुष के साथ में मित्रता करती है, प्रेम प्रसंग होता है या साथ में कार्य करती है, तो घर वाले ही उस महिला की हत्या कर देते हैं, जिसे ऑनर किलिंग कहा जाता है। राइट। अगला हो जाएगा यहाँ पर वेश्यावृत्ति हो जाएगा। फिर अगला हो जाएगा यहाँ पर अश्लील चित्रण। राइट। ये तो वर्तमान समय की ऐसी समस्या है कि हमारे सामने अश्लील चित्रण होता है और हम कुछ नहीं कह पाते हैं। राइट। फिल्मों में, मैगजीन में, कई आयोजनों में महिलाओं का अश्लील चित्रण किया जाता है। राइट। और हम उसको एंजॉय भी करते हैं। हालांकि यहाँ पर जो बॉलीवुड है उसमें तो महिलाओं को एक ऑब्जेक्ट के रूप में वर्तमान समय में प्रस्तुत किया जाता है। राइट। जो कि हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में ये उनके सम्मान के साथ में ठीक नहीं, तो अश्लील चित्रण हो जाएगा। फिर कार्यस्थल पर छेड़छाड़ हो जाएगी या ऑन स्पिनर हो जाएगा, और सबसे दुष्कर्म या बलात्कार हो जाएगा। फिर महिला दुर्व्यापार हो जाएगा। राइट। और हमारे देश में हर साल हर जिलों से या कई राज्यों से बालिकाओं का या बच्चों का अपहरण किया जाता है, जिसमें जो बालक होते हैं उनके तो अंगों की तस्करी की जाती है, वहीं जो महिलाएं होती हैं उनका वेश्यावृत्ति के लिए उनको दूसरे देशों में बेच दिया जाता है। राइट। वहीं बाल विवाह हो जाएगी, जब बालिकाओं का जब वो समझ भी नहीं होती हैं, विदाउट उनकी परमिशन जो है विवाह फिक्स कर दिया जाता है, विवाह कर दिया जाता है। फिर परिवार में भेदभाव होता है, पोषण के स्तर पर भी परिवार में महिलाएं जो है वो सबसे पहले जो डोमिनेंट मेंबर होता है वो भोजन ग्रहण करते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि महिलाओं को उतना ज़्यादा पौष्टिक भोजन भी नहीं मिल पाता है। फिर वैसे ही चाहे कपड़ों की बात हो, शिक्षा की बात हो, राइट, भविष्य में कुछ करने की बात हो, रोजगार की बात हो, हमेशा भेदभाव किया जाता है। राइट। उनकी स्वतंत्रता का दमन किया जाता है, उनकी फ्रीडम, राइट, महत्व नहीं दिया जाता है, और कई फिर सामाजिक कुरीतियाँ हैं। तो ये महिलाओं से संबंधित सामाजिक मुद्दे हुए। अब हम यहाँ पर महिलाओं से के आर्थिक मुद्दों के बारे में बात करेंगे। राइट। तो आर्थिक मुद्दे कौन कौन से हैं? सबसे पहला तो यही हो जाएगा कि हमारे देश में महिलाओं को रोजगार के उतने अवसर प्राप्त नहीं हैं जितने कि पुरुषों के हैं। दूसरी चीज़, जिनको महिलाओं को रोजगार मिल भी जाता है तो कई ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और दुनिया के जाने मानी जो महिला कर्मचारी हैं उन्होंने ये आवाज़ उठाई है कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर उतना वेतन ही नहीं दिया जाता है। कई बार पुरुषों के जो है बराबरी का समझा नहीं जाता है, उनकी योग्यता को और उनको कम आंका जाता है। फिर कार्यस्थल पर लैंगिक भेदभाव भी होता है। राइट। इसके साथ ही रोजगार की उपलब्धता में भी कमी होती है, और अगर हम देखें राष्ट्रीय स्तर पर तो जो बजट है वो 2020-21 में केवल 26,600 करोड़ आवंटित किया गया था। राइट। अब हम यहाँ पर महिलाओं के राजनीतिक मुद्दों के बारे में समझेंगे। तो राजनीतिक मुद्दे कौन कौन से हैं वो समझते हैं। सबसे पहला तो यही हो जाएगा कि हमारे देश में महिलाओं की लगभग आधी आबादी है, तो फिर आधी आबादी के हिसाब से हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिला सदस्यों की, महिला सांसदों की या महिला विधायकों की संख्या भी आधी होनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। राइट। हमारे देश की संसद की बात हो या विधानसभा की बात हो, उनमें महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बहुत ही कम है। दूसरी चीज, राजनीति में भी उनको कम प्राथमिकता दी जाती है या कम प्रतिनिधित्व दिया जाता है। इसके साथ ही
अगर हमारे देश के प्रमुख पदों की बात करते हैं तो कई बार इस बात का जिक्र भी होता है कि उच्च पदों पर महिलाओं की नियुक्ति ही नहीं होती है। उदाहरण के तौर पर सबसे अच्छी बात है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में अभी तक कोई भी महिला जज नहीं बनी है, राइट, मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है, सॉरी। तो ये सब चीज़ें बताती हैं कि जो हायर लेवल होते हैं उनमें जो है उच्च पदों पर नियुक्ति नहीं दी जाती है। फिर लैंगिक असमानता भी होती है। इसके साथ ही महिलाओं के लिए इतने सारे कानून बनाए हैं, इतने सारे संविधान में प्रावधान है, बावजूद जो महिलाएं हैं वो जागरूक नहीं है और अपने अधिकारों के लिए जो है आवाज़ नहीं उठाती हैं। फिर राजनीतिक पदों पर ये भी एक सबसे बड़ी समस्या है, पारिवारिक सदस्यों का दबाव। भाई मध्य प्रदेश सरकार ने, यहाँ पर आप इसको विशेष रूप से लिखें, मध्य प्रदेश सरकार ने जो ग्राम पंचायतें हैं उनमें महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है, राइट। लेकिन यहाँ पर विडंबना ये है कि अगर महिला चुनाव भी जीत जाती है तो कुछ विशेष शब्द आ गए, विधायक पति, सरपंच पति, अर्थात महिला जो है केवल और केवल एक रबर स्टाम्प के रूप में कार्य करेगी। सारे के सारे जो पद है, पद की शक्तियों का प्रयोग उनके हस्बैंड या उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। तो अगर कोई महिला संवैधानिक पद पर पहुंच भी जाती है तो उसके सदस्यों का दबाव होता है, या हम ये कहें कि उसके सदस्य ही बैकडोर से जो है शक्तियों का जो है प्रयोग करते हैं, राइट। अब हो जाएगा महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे हमारे देश में, राइट। वैश्विक स्तर पर हमारे देश में जो है मातृ मृत्यु दर है, मातृ मृत्यु दर क्या है, बहुत अधिक है, राइट। मदर मोर्टेलिटी रेट ये कई देशों से अधिक है, अर्थात प्रसव के दौरान हमारे देश में कई महिलाओं की डेथ हो जाती है। अर्थात हमें हमारे देश में जो है संस्थागत जो प्रसव है उसमें बहुत ही क्या है, कमी है। तो संस्थागत प्रसव में कमी होने की वजह से और घर पर ही जो प्रसव किए जाने की वजह से भी MMR में वृद्धि हो रही है, संस्थागत प्रसव में कमी है। फिर माहवारी के समय पर, ठीक है, जोर शोरों से ये जो है आवाज़ उठाई जाती है, फिल्में बन रही हैं, लेकिन बावजूद सरकार ने पैड्स के वितरण के अलावा और कोई ठोस कदम उठाए नहीं है। तीसरा, और ये भी बहुत प्रचलित है, सैरोगेसी रेगुलेशन क्या हो जाएगा, विल 2020 हो जाएगा। वर्तमान समय में पोषण की वजह से, प्रदूषण की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से और अधिक उम्र में शादी करने की वजह से दुनिया में कई महिलाएं प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रही हैं। इसका एक वैकल्पिक व्यवस्था है सैरोगेसी, राइट। और चूंकि ये व्यवस्था पश्चिमी देशों में विकसित हुई थी और हमारे देश के मेडिकल तो अच्छी है, लेकिन हमारे देश में संविधान में या फिर कानूनन एक ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं था जो कि इस सैरोगेसी रेगुलेशन बिल में जो भी समस्याएं थी उनका सामना कर सके। जैसे होता क्या है कि जिस महिला को, जैसे मान लेते हैं कि कोई भी बच्चा है जिसके बायोलॉजिकल फादर, राइट, बायोलॉजिकल फादर के जो स्पर्म्स हैं और एग्स हैं उनको एक किसी तीसरे जो है महिला, उसमें ये जो पूरी की पूरी प्रेगनेंसी है इसको प्लांट किया जाता है। अब यहाँ तक तो ठीक है, ये महिलाओं को क्या है कि महिलाओं को इससे अच्छी खासी इनकम भी होती है, लेकिन समस्या ये है कि कई बार धीरे धीरे ये समस्या आने लग गई कि ये कई बार जो है प्रेगनेंसी में एबनॉर्मलिटीज़ भी आ जाती हैं। तो कई बार ये महिला की जो है वो तबीयत खराब हो गई, प्रेगनेंसी के बाद में, बच्चे के बर्थ के बाद में गंभीर बीमारियां हुई, जितनी उनकी अर्निंग नहीं हुई उतनी ज़्यादा उनकी जो है खर्च हो गई, वैसे कई महिलाओं की जान चली गई, राइट। इसके लिए कोई कानून नहीं था, कोई कुछ भी नहीं था, और यही कारण था कि हमारा जो गुजरात है वो तो सैरोगेसी की राजधानी बन चुका है और कई महिलाओं के साथ में उनकी भयंकर बीमारियां एवं कई महिलाओं की जान चली गई थी। इस वजह से फिर सरकार ये बिल लेके आई थी जिसको यूनियन कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया है। तो जो सैरोगेसी रेगुलेशन बिल है ये कैबिनेट के द्वारा अप्रूव कर दिया गया है। अब जो सैरोगेट मदर है उसका नाम भी
जो चाइल्ड है उसके बर्थ सर्टिफिकेट पर मेंशन होगा और उनके शोषण के बचाने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही पहले जो आईपीसी की जो धारा थी, दुष्कर्म की धारा में अगर नाबालिग पत्नी है तो उससे शारीरिक संबंध बनाना दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो आदेश है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो निर्णय सुनाए हैं उनमें अब नाबालिग पत्नी से शारीरिक संबंध बनाना भी क्या है, बलात्कार की श्रेणी में आ चुका है। इसके साथ ही महिलाओं के साथ में आजकल ऑनलाइन जो है फर्जीवाड़े हो रहे हैं, उनकी फ़ोटो लीक्स की जाती है, तो इसीलिए महिलाओं को डिजिटल साक्षरता भी उपलब्ध कराई जा रही है। इसके साथ ही आपको पता होगा कि जो राज्य केंद्र सरकार मतलब लोकसभा एवं विधानसभाओं में भी महिलाओं को रिजर्वेशन देने की तैयारी चल रही है, राइट, जिसमें कई जो बिल हैं वो पास हो चुके हैं, राइट, विधेयक पास हो चुके हैं लेकिन अभी पारित नहीं हुए हैं। तो इस पर भी डिबेट चल रही है कि भाई दुनिया का हमारा जो है लोकतंत्र बहुत परिपक्व हो चुका है, लेकिन फिर भी हमारे लोकतंत्र में महिलाओं को अभी भी उतना स्थान नहीं है। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी बहुत चल रहा है और इस पर बहुत ज़्यादा डिबेट भी हुई थी, राइट, हमारे देश की आर्मी, नेवी, राइट, और थल सेना, वायुसेना और जल सेना, राइट, उन सब में पुरुषों को परमानेंट कमीशनिंग दी जाती है, उनकी परमानेंट रिक्रूटमेंट की जाती है, लेकिन आर्मी ने यह कहकर जो है महिलाओं की भर्ती नहीं की या महिलाओं को परमानेंट कमीशन नहीं दिया। कुल मिलाकर टेक्निकल के लिए महिलाओं को 10 या 15 साल की नौकरी तो दी, लेकिन परमानेंट भर्ती नहीं की, परमानेंट कमीशन नहीं दी। कारण था कि जो है महिलाएं शारीरिक रूप से पुरुषों की तुलनात्मक नहीं है और दूसरी चीज़ हमारा समाज जो है वो तैयार नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए इन विचारों को सिरे से खारिज कर दिया और सरकार को आदेश दिया कि जो है महिलाओं को भी कॉम्बैट रोल, राइट, जो लड़ाई जहां पर होती है कॉम्बैट रोल दिए जाएं और महिलाओं की भी परमानेंट कमीशनिंग की जाए। तो ये भी बहुत ही वर्तमान समय का मुद्दा है, राइट। तो यहाँ पर हम इसको भी समझ चुके हैं। तो सैन्य सेवाओं में महिलाओं को कमीशनिंग देना एवं उनकी भर्ती करना और बहुत जल्दी महिलाओं को जो कॉम्बैट रोल है वो भी ऑफर किए जाएंगे, राइट। इसके साथ ही मातृत्व लाभ वर्तमान समय में हर एक कंपनी, प्राइवेट क्षेत्र की हो या निजी क्षेत्र की हो, ये भी जागरूकता बढ़ रही है कि महिला कर्मचारी जब माँ बनती है तो उसके अपने बच्चे के पालन पोषण के लिए पेड लीव्स देनी चाहिए और इसके लिए बेनिफिट भी आया, मतलब एक विधेयक भी आ चुका है। तो मातृत्व का लाभ है और वर्तमान समय तो पितृत्व का लाभ भी जो है वो उसके भी आवाज उठाई जा रही। फिर निम्न महिला श्रम बल भागीदारी है, राइट। फिर अगला हो जाएगा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न हो जाएगा और सबसे महत्वपूर्ण ये है जिसकी डिबेट चल रही है वो ये है कि मेंस्ट्रुअल बेनिफिट क्या हो जाएगा, विधेयक हो जाएगा। माहवारी के जो 2 से 4 दिन होते हैं उन दिनों में महिला कर्मचारी आराम कर सके, यदि वो कंफर्ट फील नहीं करती हैं तो वो पेड लीव भी ले सकती हैं। इसकी भी जो है इसका भी विधेयक आ चुका है जो कि अभी पारित नहीं हुआ है। तो ये ऐसे अगर 11 नंबर में पूछा जाता है कि महिलाओं से संबंधित वर्तमान के मुद्दों को समझाइए, तो ये जो जितना भी हमने एक तरीके से पारंपरिक जो मुद्दे पढ़े उनकी जगह पर अगर आप ये 11 पॉइंट्स भी लिख देते हैं तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर मिलेंगे, राइट। चलिए, अब महिलाओं की समस्याओं की बात हो चुकी है तो अब हम यहाँ पर महिलाओं के लिए जो लोक कल्याणकारी कार्यक्रम चल रहे हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो महिलाओं की समस्याएं जितनी जटिल हैं, कई क्षेत्रों से संबंधित है, अतः उनके समाधान के जो प्रयास हैं वह भी कई क्षेत्रों में है। जैसे हम देखेंगे महिलाओं के कल्याणकारी प्रावधान संविधान में भी हैं, कई कानून भी बने हैं, योजनाएं भी लागू हुई हैं, राइट। आपराधिक विधियों के तहत भी प्रावधान है और अन्य प्रावधान है। इन सबको भी हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहला क्या हो जाएगा, संवैधानिक प्रावधान हो जाएगा। हमारी संविधान में महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत ही अधिक जो है वो प्रावधान है। जैसे अनुच्छेद 14 विधि की समानता या विधि के समक्ष समानता एवं विधि का समान संरक्षण करता है, अर्थात समानता का अधिकार सबका मौलिक अधिकार है, पुरुष हो या महिला संविधान के समक्ष सभी समान है।
दूसरा, यहाँ पर अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि राज्य, धर्म, जाति, जन्म स्थान एवं लिंग के आधार पर जो है भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि लोक नियोजन में अवसर की क्या होगी, समानता होगी। और इसके साथ ही ये बात भी कही गई है कि न केवल महिलाओं को समानता दी जाएगी, बल्कि अगर किसी पद के लिए पुरुष एवं महिला दोनों ही समान रूप से क्या है, दावेदार हैं, तो अंतिम जो नियुक्ति है वो महिला को ही दी जाएगी। राइट। फिर अनुच्छेद 39 में कहा गया है कि महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए और रोजगार के भी अवसर समान होना चाहिए। अनुच्छेद 42 जो कि राज्य का एक नीति निर्देशक तत्व है, इसमें प्रसूति राज्य ऐसे प्रबंध करेगा जिससे प्रसूति सहायता मिल सके एवं कार्य के दौरान मानवोचित दशाएं भी होनी चाहिए, राज्य ऐसे प्रबंध करेगा। फिर अनुच्छेद 243, इसमें तो कहा गया है कि ग्राम पंचायतें एवं नगरीय निकायों में आधी सीटें 50% सीटों पर महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाएगा। फिर अनुच्छेद 325 क्या है, समान मतदान का अधिकार, अर्थात पुरुषों की भांति महिलाएं भी जो है मतदान करती हैं। तो यहाँ पर ये पहला प्रावधान हो गया। अब दूसरा प्रावधान यहाँ पर हो जाएगा वैधानिक प्रावधान। और यहाँ पर समझिए, महिलाओं के उत्थान के लिए कई कानून हैं। हम 1-2 कानून को पढ़ेंगे तो हो सकता है 3 या 4 नंबर में कोई नया कानून आ जाए, इसलिए हमेशा ध्यान रखें 2 चीज़ें बहुत अच्छी हैं। एक तो जितने भी कानून हैं उनके शब्दों को आप अच्छे से समझ जाएं, तो 3 या 5 नंबर में तो आप लिख सकते हैं। राइट। जैसे यहाँ पर 2-3 जानकारी तो है। एक तो घरेलू हिंसा अधिनियम, ये हमको पता चल गया 2005, अर्थात वो 2005 में लाया गया है। और तीसरा, इसका उद्देश्य भी हमको पता है कि क्या रोकना है, घरेलू हिंसा। तो 3 नंबर में भी प्रश्न पूछा जाता है तब भी हम लिख सकते हैं। और हो सकता है कि जो ज़्यादा संभावना है वो 11 नंबर में पूछे जाने की है कि महिलाओं के उत्थान के लिए, जो लोक कल्याण के लिए कौन कौन से वैधानिक प्रावधान या कौन कौन से विधियां बनाई गई हैं, कौन कौन सी विधियां संचालित हो रही हैं, वो हम यहाँ पर समझते हैं। तो पहला हो जाएगा इसमें घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। देखिए, परिवार में महिलाओं के साथ में न केवल भेदभाव होता है, बल्कि जो पुरुष वर्ग है वो महिलाओं के साथ में अत्याचार, दुर्व्यवहार, गाली गलौज, मारपीट, हिंसा तक जो है करता है। इसको रोकने के लिए जो है 2005 में घरेलू हिंसा अधिनियम जो है वो लाया गया था। हालांकि ये 1 वर्ष बाद में जो हमारे देश में लागू हुआ था। राइट। और इससे वर्तमान समय में ये चर्चा का विषय भी है। क्यों? यहाँ पर पहले जो घरेलू हिंसा अधिनियम था, इसमें लिखा था वयस्क पुरुष, राइट। तो ये जो है घरेलू हिंसा अधिनियम, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 है, ये बहुत ही पावरफुल एक्ट है। अगर किसी भी महिला को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से किसी भी प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है तो वो अपने परिवार के वयस्क पुरुषों के खिलाफ जो है FIR दर्ज कराएगी, जिस पर पुलिस को तुरंत के तुरंत एक्शन लेना होगा। और इससे घरेलू हिंसा बहुत हद तक कम भी हुई है। लेकिन इसके जो चर्चा का विषय है वो ये है कि पहले इसमें एक शब्द मेंशन था कि घरेलू हिंसा अधिनियम में जो शिकायत है वो वयस्क पुरुष के खिलाफ की जा सकती है, अर्थात ससुर हो सकता है, देवर हो सकता है, या जेठ हो सकता है, या हस्बैंड हो सकता है। राइट। लेकिन इसमें घर की महिलाओं को सम्मिलित नहीं किया गया था। तो अब वर्तमान समय में सरकार, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने वयस्क महिला के खिलाफ भी जो है अब ये केस दर्ज हो सकता है। यदि परिवार की महिला भी अगर अत्याचार करती है तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 से उसके खिलाफ भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। इस वजह से ये क्या है, प्रचलित है। राइट। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। अगला हो जाएगा यहाँ पर दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961।
ताकि हमारे देश में दहेज प्रथा को रोका जा सके। फिर हो जाएगा हिंदू विवाह अधिनियम 1955, ताकि जो बहु विवाह की परंपरा है या उत्तराधिकार की जो नीति है उसको स्पष्ट किया जाए। इसके लिए जो है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 लाया गया था, जिसमें बहु विवाह पर नियंत्रण हो जाएगा, राइट। और इसके साथ ही जो पैतृक संपत्ति के अधिकार, राइट, या तलाक के विवाह के जो थे नियम इसमें स्पष्ट किए गए थे। फिर स्त्रियों एवं कन्याओं के अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम, जिसको सीता एक्ट भी कहा जाता है, ये 1956 में लाया गया था, राइट। और इसको सीता इसलिए बोला जाता है द सप्रेशन, राइट, सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन एंड गर्ल्स क्या हो जाएगा, एक्ट हो जाएगा, राइट। तो द सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन एंड गर्ल्स, अर्थात कन्याओं एवं स्त्रियों को वेश्यावृत्ति के लिए उनको खरीदना या बेचना, इसकी रोकथाम के लिए 1956 में ये एक्ट लाया गया था। फिर प्रसूति सुविधा अधिनियम, ताकि प्रसव के दौरान जो है सहायता मिल सके, ये 1961 में लाया गया, जिसको 1995 में संशोधन किया गया। फिर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम हो जाएगा 2006, जिसमें बाल विवाह को रोकने का प्रयास किया गया, राइट। फिर हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956, जिसका संशोधन कब हुआ है, 2005 में, राइट। जो हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम था, इससे विवाह के तलाक के नियम तो स्पष्ट हो गए थे, लेकिन महिलाओं को पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी नहीं थी, जिसको 2005 में संशोधन किया गया। अर्थात अब इस संशोधन से महिलाओं को भी पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी अनिवार्य होगी। फिर गर्भकाल चिकित्सकीय क्या हो जाएगा, समापन अधिनियम 1971, जिसको मैंने कुछ देर पहले बताया है, राइट। द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, राइट, जिसको 2021 में क्या किया गया है, अमेंडमेंट किया गया है, और इसको मैंने बहुत अच्छे से बताया अभी। फिर हो जाएगा लिंग जांच के खिलाफ क्या हो जाएगा, कानून हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर लिंग का पता चल जाएगा तो उससे भ्रूण हत्या की संभावना होती है, इसलिए लिंग परीक्षण तकनीक अधिनियम 1992 जो है वो लाया गया था, राइट, जो कि लिंग चयन के प्रतिषेध का एक्ट है, अर्थात आप किसी भी लिंग का चयन नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम 2013, राइट। वर्क प्लेस पे जो है, चाहे बॉस हो, राइट, या कर्मचारी हो, वो उत्पीड़न बिल्कुल भी नहीं कर सकता है, क्योंकि ये भी बहुत ही अनिवार्य था, राइट। महिलाओं को सैलरी देने के लिए, प्रमोशन के लिए उनका शारीरिक उपभोग किया जाता था, उनका उत्पीड़न किया जाता था, उससे रोकने के लिए नियम लाया गया था। फिर समान काम के लिए उनको समान जो है वेतन मिल सके, इसके लिए समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 लाया गया। फिर जो है पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना की गई, ताकि बहुत ही जल्दी से उनको न्याय मिल सके। फिर हमारे देश में महिलाओं में उद्यमशीलता में वृद्धि हो सके, उनकी बैंकिंग सुविधाओं में वृद्धि हो सके, इसके लिए भारतीय महिला बैंक की स्थापना की गई थी। हालांकि इसको वर्तमान समय में SBI में क्या कर दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है, परंतु ये भी एक कदम था। फिर सती प्रथा, अगर प्राचीन की बात करें हम, मतलब स्वतंत्रता से पहले की, तो 1829 में सती प्रथा रोकथाम अधिनियम लाया गया था, और संपत्ति का अधिकार अधिनियम हो जाएगा। तो ये इतने वैधानिक प्रावधान है, 15। अगर 200 या 300 शब्दों में भी लिखना हो तो इतना मटेरियल है कि आप उसको 400 शब्दों में भी लिख सकते हैं, लेकिन एक बार ये चीज़ें याद हो गई तो आप बहुत ही अच्छे से उत्तर लिख पाएंगे, राइट। फिर हो जाएगा अगला आपराधिक प्रवृत्तियों या आपराधिक विधियों के तहत प्रावधान। कहने का मतलब ये है कि हमारे देश में जो क्राइम होता है, उन क्राइम को रोकने के लिए भी महिलाओं से संबंधित कुछ प्रावधान किए गए, और इसके लिए 2 चीज़ें चलती हैं हमारे देश में, एक तो इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता, राइट, और दूसरा क्या हो जाएगा, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर,
सीआरपीसी। तो हम देखते हैं कि आईपीसी और सीआरपीसी में क्या व्यवस्था है। तो पहला हो जाएगा आईपीसी के तहत, जिसमें धारा 375 हो जाएगी, जिसमें महिलाओं के साथ में दुष्कर्म अर्थात बलात्कार एवं दंड का उल्लेख है एवं परिस्थितियों का उल्लेख है। अच्छे से विवरण दिया गया है कि अगर किसी भी तरीके से दुष्कर्म होता है तो दंड का उल्लेख किया गया है। धारा 376 दुष्कर्म से संबंधित है। फिर धारा 294, राइट, कार्यस्थल के अलावा अगर सार्वजनिक प्लेसेस पर भी कोई व्यक्ति सामूहिक रूप से गाली गलौज करता है, आपस में लड़ता है, बुरी बुरी गालियां देता है, राइट, अश्लील गाने गाता है, अश्लील हरकत करता है, और अगर कोई महिला उसकी शिकायत कर देती है तो 3 माह का सजा एवं जुर्माना दोनों होंगे। समस्या यही है कि महिलाएं आगे नहीं आती है। अच्छी बात यह है कि वर्तमान समय में महिला इस बारे में जागरूक हो रही हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक जगह पर कुल मिलाकर अश्लील हरकत करता है तो उसकी अगर शिकायत कर दी जाए तो उसको 3 माह की सजा मिलेगी। फिर धारा 354 हो जाएगी आईपीसी की। 354 में यदि कोई व्यक्ति महिलाओं की लज्जाशीलता को भंग करता है, उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाता है, जैसे उनको अश्लील वीडियो दिखाता है, उनका पीछा करता है, घूरता है, उनकी लज्जा भंग करता है, तो उस व्यक्ति को 1 से लेकर 7 वर्ष तक की सजा हो सकती है। फिर धारा 372 है, अगर कोई व्यक्ति वेश्यावृत्ति हेतु लड़की को बेचता है तो बेचने वाले को 10 वर्ष की सजा एवं जुर्माना मिलेगा। वहीं धारा 373 वेश्यावृत्ति की लड़की खरीदता है तो 10 वर्ष की सजा एवं जुर्माना दोनों होंगे। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर सीआरपीसी के तहत। सीआरपीसी के तहत भी सबसे बड़ी और प्रमुख धारा हो जाएगी 46(1), राइट, महिलाओं को पुरुष पुलिस उनके साथ में उनका उत्पीड़न ना कर सके ले, इसीलिए ये व्यवस्था की गई है कि महिलाओं को केवल महिला पुलिस ही गिरफ्तार करेगी, पुरुष पुलिस जो है वो हाथ भी नहीं लगाएगी। तो सीआरपीसी की धारा 46(1) महिलाओं को जो अधिकार देती है कि महिलाओं को केवल और केवल महिला पुलिस ही गिरफ्तार कर सकती है। दूसरा, मान लेते हैं कि कोई भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जिससे उनका उत्पीड़न हो सकता है, इसके लिए भी प्रावधान है 46(4), अर्थात सूर्यास्त के बाद एवं सूर्यास्त के पहले कभी भी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, अर्थात महिलाओं को केवल और केवल दिन में ही गिरफ्तार किया जा सकता है। फिर अगर कोई पीड़ित महिला है तो उसको बयान लेने के लिए पुलिस को महिला के घर जाना होगा, और इसके साथ ही जो रेप विक्टिम्स होते हैं उनकी मेडिकल जांच लेने से पहले भी महिला की जो है परमिशन लेनी अनिवार्य होती है। फिर तलाकशुदा महिलाओं को गुजारा भत्ता दिया जाएगा। और धारा 499 में अगर कोई व्यक्ति महिलाओं की अश्लील फोटो को शेयर करता है, ध्यान रखना क्या शेयर करता है, तब भी वह अपराध माना जाएगा। तो ये यहाँ पर हमने देखे हैं कि आपराधिक प्रवृत्तियों के तहत जो प्रावधान है वो हमने समझे। अब हम यहाँ पर समझेंगे कि महिलाओं के उत्थान के लिए योजनागत कार्यक्रम कौन कौन से हैं। अब महिलाओं के लिए उत्थान के लिए जो योजनाएं हैं, या तो वो शिक्षा से संबंधित हैं, फिर स्वास्थ्य से संबंधित हो सकती हैं, और मध्य प्रदेश की योजनाएं। तो हम तीनों चीज़ें पढ़ेंगे। हो सकता है 11 नंबर में योजनागत कार्यक्रम पूछ लिए जाए, राइट। तो हम स्पष्ट रूप से शिक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित और मध्य प्रदेश की योजनाओं को भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो योजनागत कार्यक्रम में सबसे पहला हो जाएगा शिक्षा संबंधी योजनाएं, जिसको हमने प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा एवं जो शिक्षा वाला टॉपिक था उसमें बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, राइट। तो मैं आपको केवल और केवल शॉर्ट्स में बताता जाऊंगा। तो शिक्षा संबंधी योजना पहला हो जाएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान 2015, मध्याह्न भोजन योजना 1995 में लाई गई थी, गांव की बेटी योजना 2005, राइट, कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना, प्रतिभा किरण योजना 2002 में लाई गई थी, कस्तूरबा गांधी, राइट, जो हमने बालिका शिक्षा में भी पढ़ी थी बहुत अच्छे से, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 2004 में लाई गई थी। फिर प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम हो जाएगा। फिर
जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम हो जाएगा। सरकारी विद्यालयों की स्थापना महिला शिक्षा को बढ़ाने के लिए या बालिका शिक्षा को बढ़ाने के लिए। सर्व शिक्षा अभियान, राइट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2008। अब हम समझते हैं यहाँ पर स्वास्थ्य योजना, उसमें भी कौन सी वाली, भारत सरकार की, मध्य प्रदेश सरकार की भी पढ़ेंगे। तो स्वास्थ्य योजनाएं भारत सरकार के द्वारा संचालित, जिसमें सबसे पहला हो जाएगा जननी सुरक्षा योजना, राइट। तो यहाँ पर जननी प्रेगनेंसी के दौरान जो है जच्चा, उसकी जान सुरक्षित हो, अच्छी चिकित्सा सुविधाएं मिल पाए, इसके लिए जननी सुरक्षा योजना 2005। फिर जननी शिशु सुरक्षा योजना कार्यक्रम 2011। फिर इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना 2010। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान 2016, राइट। फिर मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2016। फिर महिला बाल विकास 1986, राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना। फिर भारत नवजात कार्यक्रम और प्रधानमंत्री श्रम औषधि योजना 2015, राइट। अब ये जो योजनाएं हैं, हम फिर से जब यूनिट 4 पढ़ेंगे तब भी इन योजनाओं का जिक्र होगा, तो हम वहाँ पर भी इन योजनाओं को और अधिक विस्तार से पढ़ेंगे। फिर अगली योजना हो जाएगी प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। फिर आयुष्मान भारत योजना, हालांकि ये सबके लिए है, तो इसमें महिलाओं के लिए भी है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या आयुष्मान भारत योजना 2018। फिर आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। फिर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राइट, ग्रामीण भी और शहरी, राइट, नेशनल हेल्थ मिशन ग्रामीण एवं शहरी 2005। स्वच्छ भारत मिशन, सेहत योजना और मिशन इंद्रधनुष किसके लिए, वैक्सीनेशन के लिए। अब हम यहाँ पर देखेंगे स्वस्थ योजनाएं, महिलाओं के उत्थान के लिए स्वस्थ योजना जो कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित है। उसमें सबसे पहला हो जाएगा धनवंतरी स्वास्थ्य योजना, 2005 में लाई गई थी। विजय राजे जननी कल्याण बीमा योजना 2006 में लाई गई थी। जननी सहयोगी योजना, फिर दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना 2004, प्रसव हेतु परिवहन एवं उपचार योजना। फिर प्रोजेक्ट मुस्कान हो जाएगा, जननी एक्सप्रेस योजना हो जाएगा 2006, बालिका समृद्धि योजना 1997, जीवन भारती महिला सुरक्षा योजना और जच्चा बच्चा कार्यक्रम, राइट। अब हम अन्य लोक कल्याणकारी जो योजनाएं हैं वो पढ़ेंगे। तो शिक्षा स्वास्थ्य के अलावा महिलाओं के लोक कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए अन्य योजनाओं की बात करेंगे। उसमें सबसे पहला हो जाएगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, राइट। चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएं हैं वो कंडे एवं लकड़ी से भोजन बनाती हैं, इस वजह से धुएं की वजह से उनको श्वसन संबंधी समस्याएं होती हैं। तो एक तो प्रदूषण ना हो और महिलाओं को समस्या ना हो, इसके लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016, राइट, ये 2016 लिखा है, राइट। तो 2016 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ये लागू की गई थी, जिस योजना के तहत जो है सिलेंडर जो है डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। फिर दूसरा हो जाएगी स्वाधार योजना, जिसमें सभी पीड़ित, चाहे वो परित्यक्त हो, परिवार वालों ने उसका त्याग कर दिया हो, एड्स से पीड़ित हो या जेल में हो कोई हो, या कोई भी उसको रोग हो, उसकी हर प्रकार से मदद जो है वो की जाएगी। फिर प्रियदर्शनी योजना, प्रियदर्शनी एक सशक्तिकरण एवं आजीविका में बढ़ोतरी के लिए एक योजना है। तो इसमें महिलाओं को सशक्तिकरण किया जाएगा। वैसे ही स्वयं सिद्धि योजना, इसका उद्देश्य भी महिलाओं का सशक्तिकरण है। फिर प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र हो जाएगा। फिर हमारे देश में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी, जो कि हमारे भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति, उनसे संबंधित संवैधानिक प्रावधान, कोई विधिक प्रावधान है, उनका अध्ययन करता है, विश्लेषण करता है, सरकार को मदद देता है, राइट। चलिए, अब जेंडर बजटिंग का कंसेप्ट आया है, ताकि महिलाओं को भी बजट का एक अच्छा खासा भाग दे दिया जाए। फिर प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा,
गरिमा, फिर निर्भया कोष हो जाएगा, राइट। और इसके बारे में आपको जानकारी होगी कि हमारे देश में जो दुष्कर्म की पीड़ित महिलाएं हैं, जिनको अगर उनकी जान बच जाती है तो भविष्य में उनके विकास पर वो पैसा खर्च किया जाए, इसीलिए जो निर्भया केस था उसके बाद में निर्भया फंड की जो है वो स्थापना की गई थी, जिससे भारत में जो जितनी भी विक्टिम्स हैं, पीड़ित हैं, उनके उत्थान के लिए जो है सरकार कार्य करेगी। फिर महिला कोष 1993 में बनाया गया था और इसका कार्य क्या है कि हमारे देश में महिलाओं के उत्थान के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, राइट। तो रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, राइट, उनको एक तरीके से प्रशिक्षण करना ताकि वो रोजगार कर सकें, एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें एवं उनको रोजगार मिल सके, राइट। तो ये हमने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर महिलाओं से संबंधित समस्याओं, मुद्दों एवं उनके लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों को बहुत ही अच्छे से पढ़ा है, राइट। अगर आपने इतना बहुत अच्छे से तैयार कर लिया तो गारंटी है आपको बहुत ही अच्छे नंबर मिलेंगे। तो अगले लेक्चर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।